Good morning, friends. You are watching a YouTube channel, The Education Points. I am Saurabh, present here to teach you first chapter of chemistry, chemical reaction and equation. The today's topic is chemical equation and why, how many types of chemical equations, how can and balance it, etc. राइट दोस्तों, तो आज हम लोग ये केमिकल इक्वेशंस के बारे में जानेंगे कि कैसे उसको बैलेंस कर सकते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। राइट, तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक आप लोग को सूचना कि अगर आप लोग ने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इट। ये क्लासेस लॉकडाउन के बाद भी कंटिन्यू चलते रहेंगे, है ना दोस्तों। तो पूरी क्लास 10 इसमें पढ़ाया जाएगा। राइट दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, राइट ना। तो केमिकल इक्वेशन के बारे में तो हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि केमिकल इक्वेशंस क्या होता है। कि जब हम लोग केमिकल रिएक्शंस को केमिकल फॉर्मूला के बेस पे उसको सिस्टमैटिक ढंग से अरेंज कर कर, है ना, अगर एक सिस्टमैटिक वे में अरेंज कर कर लिखते हैं, राइट करते हैं, तो उसी को कहते हैं केमिकल इक्वेशन। जब हम लोग केमिकल रिएक्शन के सब्सटेंस को केमिकल फॉर्मूला के थ्रू रीअरेंजमेंट करके लिखते हैं तो वही क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशंस कहलाता है। इसके बारे में हम लोग पिछले क्लासेस में चर्चा किए थे, है ना दोस्तों। ठीक, तो ये तो केमिकल इक्वेशन हो गया। केमिकल इक्वेशन कितने टाइप्स के होते हैं? तो केमिकल इक्वेशन 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, और दूसरा बैलेंस। पहले अनबैलेंस ही बोलते हैं हम लोग, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। हाँ दोस्तों, जिसको स्केलेटन इक्वेशन भी कहा जाता है। स्केलेटन इक्वेशन भी कहा जाता है दोस्तों, है ना दोस्तों। स्केलेटन इक्वेशंस, जिसको हिंदी में कंकाली समीकरण भी कहा जाता है। हिंदी में कंकाल स्केलेटन, राइट दोस्तों। और दूसरा होता है इसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, राइट, है ना दोस्तों। तो ये पहले अनबैलेंस केमिकल, ये 2 टाइप्स के होते हैं केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन और बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में, उसके बाद हम लोग जानेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशंस के बारे में दोस्तों, राइट ना। ठीक, तो पहले हम लोग ये जान ले, ये ध्यान रखिएगा, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को स्केलेटन इक्वेशन भी कहा जाता है, राइट। तो कैसे पता चलेगा कि कोई भी इक्वेशन अनबैलेंस्ड है, राइट। तो उसके अभी 2 क्राइटेरिया होता है, 2 टाइप्स होते हैं कि कैसे पता चलेगा। एक तो नंबर ऑफ एटम्स, रिएक्टेंट के नंबर ऑफ, जितने भी रिएक्टेंट्स में सब्सटेंस है उसके नंबर ऑफ एटम्स, और वही सब्सटेंस जब प्रोडक्ट में जाता है तो उसके नंबर ऑफ एटम्स इक्वल अगर होंगे तो बैलेंस्ड होगा, अगर इक्वल नहीं होंगे तो वो अनबैलेंस्ड होगा, राइट। एक तो क्राइटेरिया ये हो गया कि नंबर ऑफ एटम्स के थ्रू आउट हम लोग ये पता कर सकते हैं कि कोई भी इक्वेशन बैलेंस है या अनबैलेंस है। जितने भी रिएक्टेंट में सब्सटेंस होंगे उसके एलिमेंट्स होंगे, पार्टिकुलरली एलिमेंट्स को देखना है, उसके नंबर ऑफ एटम्स को देखना है, और फिर उसी एलिमेंट को प्रोडक्ट में देखना है और उसके नंबर ऑफ एटम्स को देखना है। अगर वो दोनों इक्वल हैं तो वो बैलेंस है, अगर इक्वल नहीं है तो वो बैलेंस नहीं है दोस्तों, राइट। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे। तो सबसे पहले दूसरा क्राइटेरिया बता देते हैं, ठीक। और ये आप क्लास 9 में भी पढ़े होंगे केमिस्ट्री चैप्टर्स में, है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, राइट। कि जितना सब्सटेंस हम लोग देते हैं रिजल्ट में उतना ही सब्सटेंस हमें प्राप्त होता है, राइट। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कभी भी घटता बढ़ता नहीं है, राइट दोस्तों। जितना हम देंगे, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, उतना ही प्रोडक्ट बनेगा, राइट। जैसे हम लोग जो खाना बनाने के लिए भी जो यूज करते हैं, जितना देते हैं उतना ही रिजल्ट आउटपुट में आता है, राइट दोस्तों। जला देंगे अलग बात है, जलाने पे कम हो जाता है दोस्तों। बात बदलेगा कि जलाने के बाद कम क्यों हो जाता है दोस्तों। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि वैसा रिएक्शंस जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है वो बैलेंस्ड हो जाता है, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करता वो अनबैलेंस हो जाता है, राइट दोस्तों। तो यहाँ हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के थ्रू आउट भी ये पता कर सकते हैं कौन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, कौन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो 2 क्राइटेरिया हो गया, एक नंबर ऑफ एटम्स के बेस और एक मास के बेस पे, राइट। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आइए हम लोग पता करते हैं इसके बारे में।
तो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस में एग्जांपल ले लेते हैं आपको। H2 plus O2 give rise to H2O, राइट है ना दोस्तों। तो अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक बॉक्स बनाते हैं एटम्स के बेस पे, ठीक। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मेरे हिसाब से आप इसका डिफिनेशन खुद लिख सकते हैं अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को, है ना, ठीक। ए केमिकल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम ऑफ द रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द प्रोडक्ट, देन इट इज सेड टू बी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यानी रिएक्टेंट के नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल नहीं हो, पार्टिकुलरली एलिमेंट्स का, तो वो अनबैलेंस्ड होता है। दूसरा, जो इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करता है, राइट। तो वो आप लिख सकते हैं अपने से खुद। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, है ना दोस्तों, यहाँ देखिएगा, ये हो गया एलिमेंट, ये हो गया रिएक्टेंट, ये हो गया प्रोडक्ट। ये नंबर ऑफ एटम्स को बताना है, इसको बताना, नंबर ऑफ एटम्स को बताया जाता है। इसमें दो ही है, आसान है, एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। रिएक्टेंट, ये हम जानते हैं कि ये पार्ट रिएक्टेंट होता है और ये पार्ट प्रोडक्ट होता है। तो रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन के एटम्स 2 है, ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं, 2 है। और प्रोडक्ट में हाइड्रोजन के कितने एटम्स है, 2 है, ऑक्सीजन के कितने एटम्स है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, राइट। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के एटम्स तो सेम हो रहे हैं मगर ऑक्सीजन के एटम सेम नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब ये क्या, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, क्या है। तो यहां पर लिखिएगा, here number of atoms of oxygen of the reactant and product are not same, so it is unbalanced chemical equation। राइट दोस्तों, यहां पर क्या हो गया कि ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स तो इक्वल नहीं हुए, है ना, इसलिए क्या हो गया, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। यानी रिएक्टेंट के जो पार्टिकुलरली एलिमेंट्स है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पार्टिकुलरली एलिमेंट्स रिएक्टेंट में भी है और प्रोडक्ट में भी है, तो दोनों के जो एटम्स है वो प्रोडक्ट में भी इक्वल होने चाहिए, अगर नहीं है तो वो अनबैलेंस कहलाएगा, है ना दोस्तों, ठीक। अब हम लोग इसको सेकेंड प्रोसेस जो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उस पर हम लोग देख लेते हैं। इसको मिटा दे दोस्तों, ये आप लोग ने उतार लिया इसको, है ना दोस्तों, ठीक। चलिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बेस पे करने के लिए आप लोग को हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये जो एलिमेंट्स है उसके एटॉमिक मास आने चाहिए। ऐसे बहुत सारे बुक्स में दे दिया जाता है ना, ठीक। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू होता है 1 यूनिट, राइट दोस्तों। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू होता है 16 यूनिट। दो ही तो एलिमेंट हमने लिया है, इसमें दोनों का दे दिया एटॉमिक मास। अब मास ऑफ रिएक्टेंट, तो हाइड्रोजन कितना है, 2 ठो है, एटॉमिक मास कितना है इसका 1 यूनिट, प्लस ऑक्सीजन कितना है 2 ठो है, एटॉमिक मास कितना 16 इक्वल टू 2 प्लस 16 टू जा 32, 34 यूनिट दोस्तों, राइट। 34 यूनिट हो गया। मास ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू, हाइड्रोजन कितना है 2 ठो है, मास कितना 1 यूनिट, प्लस ऑक्सीजन कितना है 1 ठो है,
मास कितना 16 यूनिट बराबर हो गया 2 + 16 = 18 यूनिट। अब देख में आ रहा है कि रिएक्टेंट का जो मास निकलता है 34 यूनिट और प्रोडक्ट का जो मास निकल रहा है 18 यूनिट, तो इक्वल तो है ही नहीं, राइट। इसका मतलब ये लॉ ऑफ कन्जर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं किया, इसलिए ये क्या हो गया अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया, है ना। ठीक, हियर reaction does not follow the law of conservation of mass यहां पे लिख सकते हैं मास ऑफ द रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट, है ना। जैसे कि हेयर रिएक्शन डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सो इट इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, सो इट इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, राइट दोस्तों। ठीक, तो अब हम लोग जान गए कि ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है, जिसका दूसरा नाम है एस्केल्टन केमिकल इक्वेशन भी होता है ना दोस्तों। तो अब ये हो गया, अब हम लोग आगे जानेंगे कि इसको कैसे बैलेंस किया जाता है, राइट दोस्तों, है ना। ठीक, तो अब इसको हटा देते हैं, क्वेश्चन सेम रहेगा, उम्मीद करते हैं कि आपने उतारा होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों कि अब यहां पर बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस कैसे होगा, पहले देख लीजिए, है ना दोस्तों, कि यहां पर ये ऑक्सीजन हमेशा नन मेटल को लेते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1 है, तो यहाँ पर जो नन मेटल है उसके एटम्स को एलसीएम लेते हैं, तो इसका 1 और इसका 2 एलसीएम लिया है, तो दोनों का कितना गया एलसीएम 2 और 1 का एलसीएम तो 2 होता है। तो इसको 2 करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे 2 लगा देंगे, तभी तो होगा 2 × 1 = 2। जैसे ही यहाँ 2 लगाएं तो अब ऑक्सीजन तो 2 यहाँ भी हो गया, ये पूरे के लिए होता है, ये जो आगे लगाते हैं ये किसके लिए होता है, इस पूरे के लिए होता है, यानी ये 2 हाइड्रोजन के लिए भी है और ऑक्सीजन के लिए भी है। ऑक्सीजन तो 2 हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 × 2 = 4 हो गए, यहाँ पे हाइड्रोजन तो 2 ही है, तो इसको 4 करने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे 2 लगा देंगे, राइट दोस्तों। अब ये बैलेंस्ड हो गया, हाइड्रोजन 4 यहाँ भी, हाइड्रोजन 4 यहाँ भी, ऑक्सीजन 2 यहाँ भी, ऑक्सीजन 2 यहाँ भी, राइट दोस्तों। तो फिर हम लोग इसको इसी तरह एक बार कर लेंगे, चेक कर लेते हैं। एलिमेंट, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। एलिमेंट में कौन कौन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितने हैं 4, ऑक्सीजन कितने हैं 2, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितने हैं 4, ऑक्सीजन कितने हैं 2 × 2, है ना। तो सेम हो गए, ठीक। ऑल द कंटेंट्स हैव अ सेम नंबर ऑफ एटम्स, जितने भी कंटेंट्स हैं उसके सभी एटम्स इक्वल है, सेम नंबर ऑफ एटम्स है, राइट। इसलिए क्या हो जाएगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो जाएगा। ऑल कंटेंट्स ऑफ रिएक्शन हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स in reactant and product, so it is balanced chemical equation, है ना दोस्तों। so it is balanced chemical equation हो गया, right।
ये तो एक प्रोसेस हो गया। अब हम लोग को देखना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये फॉलो करता है या नहीं दोस्तों, राइट। तो अब हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको मिटा दे दोस्तों, आपने उतार लिया होगा इसको। अब हम लोग जानते हैं ये पहले मास, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, 1 यूनिट होता है। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 16 यूनिट होता है। तो मास ऑफ रिएक्टेंट, राइट, हाइड्रोजन कितना है 4, एस यूनिट कितना होता है 1, ऑक्सीजन कितना है 2, एस यूनिट कितना होता है 16, 4 1 जा 4, 16 2 जा 32 इक्वल टू 36 यूनिट, राइट। मास ऑफ प्रोडक्ट, राइट, हाइड्रोजन कितना 4, मास कितना 1 यूनिट, ऑक्सीजन कितना 2, मास कितना 16 यूनिट, तो 4 प्लस 32 36 यूनिट, है ना। यानी ये हो गया मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, राइट दोस्तों। मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट हो गया दोस्तों, राइट ना। तो अब यहाँ पे ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है ना। टेक हियर reaction follow the law of conservation of mass rules, so it is balance chemical equation, है दोस्तों। तो इस प्रकार ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया है दोस्तों। तो आज हम लोग यहाँ पर देख लिए कि अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन और बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या डिफरेंसेस है दोस्तों। तो ये सिर्फ आपको डिफरेंसेस बताने के लिए बताया गया था। अब जो बताया जाएगा कि हम लोग बिना इतने लंबे चौड़े प्रोसेस के कैसे बैलेंस कर लेते हैं, जैसे ये बैलेंस किए थे ना, उसी प्रकार आपको बैलेंस करना सिखाया जाएगा। ये एक प्रूविंग है, ये पद है, ये जैसे कि कंपेरिजन करने के लिए कहता है कि हाउ टू कंपेयर द अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, देन उस कंडीशंस में आपको ये करना पड़ेगा, राइट दोस्तों। ये आपको लिख देगा कि व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, डिफाइन, एक्सप्लेन, है ना। तो उस कंडीशंस में ये करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक। तो आगे हम लोग चलते हैं। अब दोस्तों कल हम लोग जानेंगे कि केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस किया जाता है, राइट दोस्तों। हीट एंड ट्रायल मेथड से और अलजेब्रिक मेथड से कल के क्लासेस में इसके बारे में डिस्कस होंगे, है ना, कल बताए जाएंगे। आज के लिए इतना ही। फिर से एक बार कर रहा हूं दोस्तों, अगर आप लोग ने इस चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स, है ना दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।